नमस्कार। भारत की केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए 3 कानून लागू किए। वर्तमान में ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। इसको लेकर 1 माह से लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने भाजपा के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक श्री अजय बिश्नोई जी से चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार। 1 माह से लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार का कहना है ये कि ये तीनों नियम किसानों के पक्ष में है, उनका इससे भविष्य सुदृढ़ होगा। तो ये बात किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों तक ये भली भांति पहुंच चुकी है। यदि मध्य प्रदेश के किसान की बातचीत करें तो मध्य प्रदेश के किसान को तो हम लोगों ने समझाया। मैंने एक पैम्पलेट छापा था जिस दिन कानून लागू हुए थे। ये पैम्पलेट उस दिन से बांटा अपने क्षेत्र में और संभाग के लोगों को भी इसको दिया हुआ था। उसके बाद यहाँ बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ। शिवराज सिंह चौहान खुद आए और हम लोगों ने भाषण देकर सारे किसानों को समझाया। उसके बाद फिर पंचायत लेवल तक टेलीविज़न लगा के और किसानों को सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत कराई गई। उन्होंने उनको विषय को संबोधित किया। विषय तो सबके पास बहुत पहुंचा हुआ है। हो क्या रहा है कि सारी पब्लिसिटी से ऊपर भारी पब्लिसिटी पड़ रही है। जो दिल्ली को घेर कर बैठे हुए किसान हैं वो, ये हमेशा से रहा है। दिल्ली के आसपास की गतिविधियों को मीडिया में सबसे ज़्यादा कवरेज मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ले लें कि जिस दिन अन्ना हजारे जी बैठे थे और उसका इतना भारा कवरेज मिला कि आज की तारीख में आप पार्टी पैदा हो गई और इतनी मजबूती के साथ जम भी गई। वो मीडिया की देन थी। आज भी स्थिति यही है कि जो वो बार बार कह रहे हैं नारे लगा के, कानून बदल दो, कानून बदल नहीं दो, कानून रद्द कर दो, वो सबको सुनाई दे रहा है। पर कानून से फायदा क्या है, ये उनको सुनाई दे रहा है जो मीडिया से परिचित नहीं है या मीडिया के पास आते नहीं है। जो आम किसान है, किसान आज की तारीख में इस विषय को समझ गया है और बहुत सामान्य शब्दों में हम उसको बातचीत कर लें कि जो मांग दिल्ली वाले कर रहे हैं, ये कानून निरस्त कर दो, एमएसपी की गारंटी दो, मंडी बंद नहीं होगी। सरकार कह चुकी है मंडी बंद नहीं होगी, एमएसपी की गारंटी जैसी चाहिए वैसी ले लो। रह गया सवाल कानून निरस्त करो, तो कानून निरस्त सिर्फ एक प्रदेश के कहने पे पूरे देश भर के लिए क्यों निरस्त कर दिया जाए? इसके लिए उसका कानून का फायदा यदि पूरे देश के किसानों को हो रहा है तो हम देश के किसानों की सुने कि उनकी सुने। इस सबसे अलग हटके भी अपन एक चर्चा कर लेते हैं। ये कानून रहा भी आए और है तो उससे उनको क्या फर्क पड़ना है जिनको मंडी में माल बेचना है, उनको क्या फर्क पड़ना है जिनको एमएसपी में माल बेचना है। ये तो उनको फर्क पड़ेगा जो मंडी से बाहर बेच रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, फर्क कैसे पड़ता है और कैसे पड़ेगा। पंजाब में बासमती धान बहुत अच्छी होती है। बासमती धान खरीदने के ऊपर पंजाब की सरकार ने 5% का टैक्स लगा रखा था। जैसे ये कानून लागू हुआ, वहां के व्यापारियों ने कहा हम नहीं खरीदते मंडी में, हम तो बाहर से खरीदेंगे। पर बाहर से खरीदेंगे तो किसका खरीदेंगे? किसी और का खरीद लेंगे, खरीदेंगे तो उसी किसान का। तो 5% का जो लाभ था टैक्स का, ये किसके बीच में बटेगा? ये व्यापारी और किसान के बीच में बटेगा। सरकार की जेब में नहीं जाके ये उनके बीच में जाएगा। घबराकर अमरिंदर सिंह की सरकार ने उसको 5% से घटा के 1% कर दिया। यदि आप इतने मजबूती के साथ इन किसानों के साथ खड़े थे दिल्ली वालों के, तो आपने कानून में परिवर्तन क्यों किया? नहीं करने की जरूरत थी। यही बात को मैं कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश या प्रदेश देश के अन्य किसानों के संदर्भ में यदि हम बातचीत करेंगे तो किसान कानून है क्या? जिसको मंडी में बेचना बेचो, जिसको एमएसपी में बेचना बेचो। यदि तुमको इससे ज्यादा लाभ मिलता है बाहर बेचने पे तो उसका रास्ता खोल दिया जो पहले नहीं था। बिना टैक्स के बेचने में आपको लाभ मिलता है, बेचो, नहीं था। एक उदाहरण मध्य प्रदेश का ले लो। चना 5,000 रुपये क्विंटल। 1 क्विंटल चने को खेत से मंडी तक, बाजार तक लाने का खर्चा कम से कम 60-70 रुपये पड़ता है और उस पर 1.7% का टैक्स लगता था। 5,000 रुपये के टैक्स पे 85 रुपये टैक्स हो गया। तो 85 और इसको जोड़ लो तो 150-200 रुपये का खर्चा है। अब कोई व्यापारी सीधे उसके घर जाके उससे खरीद ले तो उसको इतनी सब झंझटों से मुक्ति मिल गई ना, और व्यापारी को 100-150 रुपये सस्ता मिल गया, या वो 150 रुपये व्यापारी और किसान मिलकर बांट लेंगे तो उस तरीके से लाभ होगा। इसका फायदा आज की तारीख में नहीं दिख रहा तो साल भर बाद दिखेगा, कुछ 2 साल बाद दिखेगा। पर धीरे धीरे इस चीज को समझ में लोगों को आ जाएगा कि किसान के पास दूसरे व्यापारी पहुंचने लग जाएंगे।
और एक की जगह 4 व्यापारी पहुंचेंगे तो 4 में कंपटीशन होगा, वो 4 का कंपटीशन होगा तो रेट बढ़ेगा, तो किसान को ज़्यादा रेट मिलेगा। आज की तारीख में मंडी में किसान जाता है तो 4 व्यापारी घेर के आपस में कार्टेल बना के उसको जो चाहे रेट बोलते हैं मजबूरी में उतने में बेच के आना पड़ता है। अब वो जब घर बैठा है, उसकी पूंजी घर में रखी है और उसके घर व्यापारी आ रहे हैं तो वो अपनी मर्जी की बातचीत करेगा और जब तक उसको फायदा नहीं दिखेगा वो नहीं बेचेगा। दूसरी चीज पर आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आज की तारीख में कोई भी किसान जिस ढर्रे की किसानी कर रहा है उस ढर्रे से बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि उसको लगता है इससे बाहर आएंगे तो इस बार की हमारी फसल की उपज गिर जाएगी और गिर जाएगी तो हम नुकसान में चले जाएंगे। तो वो नुकसान कवर करने की स्थिति में नहीं है, किसी हालत में वो घाटा नहीं उठा सकता। इतना गरीब है, इतना छोटा किसान है, वो घाटा नहीं उठा सकता। पर यदि कोई व्यापारी उसके पास आएगा और उससे आएगा कि तेरे घाटे की चिंता तू मत कर, तू आज की तारीख में अपने इस उपज को मान लीजिए 20,000 रुपये में बेचना है, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ कि तुम इस तरीके का बीज लगाओ, इस तरीके की खाद दो या खाद मत दो या इस तरीके से इसका पालन करो, तो आपको लगता है उपज कम होगी। होने दो कम, हमारी रिस्क है, हम तो तुमको 20,000 से ऊपर देंगे, तुम बोलो 21 चाहिए, ये जो चाहिए जो तय हो गया। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये तय हो गया कि हमको अभी तक यहाँ 20,000 की बेचते थे फसल, अब इस बार हमको 22,000 मिलेंगे, पर फसल हम वो लगाएंगे जो ये व्यापारी भैया कह रहे हैं। इनके साथ जो वैज्ञानिक आया है वो जो रास्ता बता रहा हम उस रास्ते पे चल के बताएंगे, तो उसको 2,000 ज़्यादा मिलेंगे, 1,000 ज़्यादा मिलेगा, कुछ पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो धीरे धीरे वो चीज़ें बन जाएंगी। ये क्यों किया? ये इसलिए किया, आज की तारीख में जो समस्या हिंदुस्तान के अंदर है उपज नहीं है, अधिक उपज हमारी समस्या है, जरूरत से ज़्यादा उपज हमारी समस्या। आधुनिक तरीके से जितनी भी खेती आधुनिक जो है नहीं, इससे और आधुनिक हो सकती है। हम एक आधुनिक तरीके से चले और चल के एक ढर्रे से अपने स्तर तक पहुंच गए, अब इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। इससे ऊपर उठना है तो इसमें नया ज्ञान, नई टेक्नोलॉजी, नया पैसा लगाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू एडिशन करना पड़ेगी। वो वैल्यू एडिशन ना तो सरकार करा पा रही है और ना किसान खुद कर पा रहा है, पर व्यापारी को जानता है। अब समस्या ये है कि गेहूं बेचे तो बेचे कहाँ, भरे पड़े हैं भंडार, ये धान बेचे तो बेचे कहाँ है, भरे पड़े हैं भंडार, कोई लेनदार देनदार नहीं है, तो इसको कहीं ना कहीं बाजार ढूंढना पड़ेगा ना। तो बाजार ढूंढने के लिए ये व्यापारी को जब हम मौका देंगे, ये व्यापारी बाजार ढूंढ के लाएगा, पर जब व्यापार बाजार ढूंढ के लाएगा, उस बाजार में किस तरीके की चीज की उपज की खपत है वो वैसे पैदावार कराना चाहेगा। खुद तो पैदा कर नहीं सकता, उसके पास जमीन और किसानी तो है नहीं, इसलिए वो किसान के पास आएगा और जिस चीज की खपत हो सकती है वैसी खपत को पैदा करवाने का प्रयास इन किसानों के साथ करवाएगा और किसान को वो कहेगा कि तेरा नुकसान नहीं होने देंगे, मेरा भले नुकसान हो जाए। इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और किसान की जमीन कहीं उसके हाथ से न निकल जाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने इस बात की व्यवस्था करी हुई है कि किसी भी हालत में उसके जमीन का सौदा नहीं होगा, उसकी जमीन बैंक में गिरवी नहीं रखी जाएगी, व्यापारी के पास गिरवी नहीं रखी जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने फर्म आई है वो उसको नहीं खरीद सकेगी, नहीं बिकवा सकेगी, उसको गिरवी नहीं रख सकेगी। और तो और यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं इस प्रकार की जरूरत पड़ी कि वहां पे एक वेयर हाउस बनाने की जरूरत पड़ गई, कोई गोदाम बनाने की जरूरत पड़ गई, कोई ट्यूबवेल खोदने की जरूरत पड़ गई, कोई खाद का नया सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ गई, तो वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समय पूरा होगा, व्यापारी की जवाबदारी है कि उसको उठा के ले जाए और नहीं तो किसान के लिए छोड़ जाए, तो किसान फिर भी फायदे में। ये तीनों कानून जो इस तरीके के बने हैं, ये 2 कानून किसानों के सीधे मतलब के हैं। तीसरा कानून तो नो स्टॉक लिमिट का है। स्टॉक लिमिट तब के लिए महत्वपूर्ण थी जब उपज कम हुआ करती थी, तो कोई भंडारण करके ब्लैक मार्केटिंग ना करने लग गया। इस बार तो माल इतना हो रहा है कि उसको रखने की जगह नहीं मिल रही है, तो स्टॉक लिमिट को रखने का कोई तवज्जो नहीं था और हम व्यापारी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब व्यापारी इतने सारे लोगों का माल खरीदेगा तो उसको नो स्टॉक लिमिट देना पड़ेगी, उसका सीधा किसानों से कोई लेना देना नहीं है, पर व्यापारी इससे जो एक्टिवेट होगा और किसानों के बीच में आएगा, नई टेक्नोलॉजी के आएगा, नया पैसा फाइन पोर्गन का यहाँ पर करेगा, उसके कारण किसानों की संपन्नता आएगी, धीरे धीरे आएगी, साल 2 साल 5 साल में नजर आएगी। 2024 को एक समय निर्धारित माना जा रहा है कि उस समय तक इन कानूनों का जो सकारात्मक पक्ष है वो नजर आने लगेगा। नहीं, बहुत जल्दी भी नजर आएगा, ऐसा नहीं कि हमको 24 तक ही इंतजार करना पड़ेगा। 2024 तक तो मोदी जी का ये वादा है, हम किसानों की आय को डबल कर देंगे। तो अभी पिछले 2014 से लेकर 2020 आज की तारीख तक बातचीत करें तो एमएसपी पे जिस पर की खरीदी होती है वो एमएसपी के रेट सरकार ने 40 से 50% तक बढ़ा दिया, तो 1.5 तो उसने करके दिखा दिया। इससे ऊपर करना है, ऊपर करना है तो सिर्फ सरकार के गले में घंटी क्यों बांधी जाए,
सरकार के ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन में क्यों लादा जाए? तो हम यदि प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें बीच में ला सकते हैं और उनके माध्यम से किसान की आय बढ़ा सकते हैं तो एक नया रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है, इस बात की चिंता करते हुए किसान किसी भी प्रकार से नुकसान में न जाए। ये थे श्री बिश्नोई जी, जिन्होंने किसानों के लिए बनाए गए तीनों कानूनों पे विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और उसको बहुत सरल भाषा में हमें समझ पाएंगे।